हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव एकेडमी में। चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट कैप्सूल की। पहला आज का टॉपिक है गुजरात उच्च न्यायालय। ये चर्चा में क्यों है? हाल ही में गुजरात उच्च न्यायालय ने ये घोषणा की है कि जो भी न्यायालय की कार्रवाई होगी उसकी लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब पर की जाएगी। तो ये ऐसा करने वाला देश का पहला न्यायालय बन गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। इसके पीछे जो उच्च न्यायालय का उद्देश्य है कि इससे जनता को जो न्यायालय की कार्यवाही है उसमें सम्मिलित किया जा सकेगा, साथ ही साथ जो न्यायालय की पारदर्शिता है कार्यवाही में वो सुनिश्चित होगी और जनता का न्यायालय में विश्वास मजबूत होगा। आगे कुछ उच्च न्यायालय से संबंधित फैक्ट्स देख लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे कि संविधान के अनुच्छेद 214 में उच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन विधि द्वारा दो या दो से अधिक राज्यों के लिए अथवा दो या अधिक राज्यों और किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित किया जा सकता है। अभी एट प्रेजेंट देश में 24 उच्च न्यायालय हैं। उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, किंतु इस संबंध में जो देश के मुख्य न्यायाधीश हैं उनसे सलाह ली जाती है। साथ ही साथ जिस राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति करना है, मुख्य न्यायाधीश की वहाँ के उच्च न्यायालय में, उस राज्य के राज्यपाल से भी सलाह ली जाती है। ये प्रावधान अनुच्छेद 217 में दिया गया है। इसके अलावा जो अन्य न्यायाधीश हैं उनकी जब नियुक्ति की जाती है तो संबंधित राज्य के राज्यपाल से सलाह ली जाती है, साथ ही संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ली जाती है और जो देश के मुख्य न्यायाधीश हैं उनसे सलाह ली जाती है। इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। आगे दिया गया है कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो संख्या होगी वो निर्धारित नहीं है, ये अलग अलग न्यायालयों में अलग अलग भी हो सकती है और फिक्स नहीं है, ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन संख्या निर्धारित की जाती है। आगे देखते हैं शंघाई सहयोग संगठन। ये चर्चा में क्यों है? हाल ही में इसके जो वित्त मंत्री हैं उनकी बैठक संपन्न हुई और वर्चुअली हुई। अभी जितनी भी बैठकें हो रही हैं वो वर्चुअली ही हो रही हैं, क्योंकि कोविड-19 की वजह से जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं वो बंद हैं और लोग ट्रैवल करने से भी डर रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन के बारे में। इसकी स्थापना 2001 में की गई थी। उस समय इसमें 6 देश थे: उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और तजिकिस्तान। इससे पहले शंघाई 5 नाम से एक संगठन था जिसमें कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान थे। उज़्बेकिस्तान नहीं था, बाकी ये 5 थे। तो जब उज़्बेकिस्तान इसमें सम्मिलित होना चाहा 2001 में, तो इन सभी सदस्यों ने मिल करके इसका नाम चेंज किया और नया जो संगठन बना उसे शंघाई सहयोग संगठन कहा गया। भारत इसका संस्थापक सदस्य नहीं है। 2017 में भारत को इसमें सम्मिलित किया गया, साथ ही पाकिस्तान को भी सम्मिलित किया गया था 2017 में। वर्तमान में जो इसके सदस्य हैं वो 8 हैं। 6 जो हमने डिस्कस किए जो संस्थापक सदस्य थे और 2 भारत और पाकिस्तान। इसका उद्देश्य क्या है, इसके कार्य क्या है इस संगठन के? जैसे कि सभी क्षेत्रीय संगठनों के होते हैं कि आपसी सहयोग बढ़ाना, आपसी व्यापार को बढ़ावा देना, क्षेत्रीय शांति के लिए कार्य करना और एक दूसरे की डेमोक्रेसी की रिस्पेक्ट करना, यही जो कॉमन से कुछ उद्देश्य होते हैं वही इसके हैं। ये लिखा हुआ है सदस्य राष्ट्रों के मध्य राजनैतिक, व्यापार एवं अर्थव्यवस्था, अनुसंधान व प्रौद्योगिकी तथा संस्कृति में प्रभावी सहयोग को बढ़ावा देना। अगला देखते हैं भारत में बिजली की पहुंच और बेंचमार्किंग वितरण उपयोगिताएं। तो ये चर्चा में क्यों है? हाल ही में इस नाम से नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया गया है कि देश में जो बिजली से रिलेटेड इंफ्रा है वो कैसा है, लोगों तक एक्सेसिबिलिटी कितनी है और कितना उसका उपभोग हो पा रहा है, इन सब बारे में इसमें दिया गया है। तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लेते हैं। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भारत में औसतन लोगों को प्रतिदिन 17 घंटे बिजली मिल रही है और जो 92% ग्राहक हैं उन्हें अपने परिसर के जहाँ पर वो बिजली चाहते हैं 50 मीटर के दायरे में ही बिजली का जो बुनियादी ढांचा है वो प्राप्त हो जाता है। यानी कि जो कोई पिलर वगैरह होता है जहाँ से वो बिजली प्राप्त कर सके वो 50 मीटर के दायरे में ही प्राप्त हो जाता है 92% लोगों को।
आगे कहा गया है कि 87% ग्राहकों के पास ग्रिड आधारित बिजली की पहुंच है। शेष 13% या तो नॉन ग्रिड स्रोतों का प्रयोग कर रहे हैं या फिर बिजली का उपयोग नहीं कर रहे हैं। आगे दिया गया है जो गैर ग्रिड स्रोतों का उपयोग करने वाले हैं वो अधिकांश ग्राहक कृषि क्षेत्र हैं, क्योंकि जहाँ खेतों में हर जगह पर अवेलेबल नहीं होता है तो वहाँ पर उन्होंने सोलर पंप लगा लिया या अपना कुछ ऐसा ही सिस्टम बना लिया। आगे है, इस रिपोर्ट में ये कहा गया है, इस रिपोर्ट को 10 राज्यों में सर्वेक्षण के आधार पर तैयार किया गया है। तो पूरे देश में सर्वेक्षण नहीं किया है, 10 राज्यों में ही किया गया है। अगला देखते हैं, जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्रणाली चर्चा में क्यों है। हाल ही में जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्रणाली का उद्घाटन किया गया नैनी झील के आसपास। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं इससे संबंधित। इस प्रणाली को नैनी झील के आसपास अभी उद्घाटन किया गया है और ये प्रणाली यूएनडीपी के सहयोग से विकसित की जा रही है। इस प्रणाली से नैनीताल के जो अंतर्जलीय वनस्पति एवं जीव जंतु हैं उनके पर्यावरण का विकास किया जा सकेगा, प्रबंधन किया जा सकेगा और झील का संरक्षण किया जा सकेगा। बेसिकली इसमें होगा क्या कि जो इसमें जो सिस्टम स्थापित किया जाएगा उसके द्वारा झील की गुणवत्ता के बारे में सारी जानकारी उपलब्ध होगी। तो एक और तो इससे सरकार को आंकड़े मिल जाएंगे और जिस हिसाब से झील प्रदूषित हो रही है या वाटर बॉडी जो में पॉल्यूशन बढ़ रहा है उसको रोका जा सकेगा, सुधारा जा सकेगा और लोगों में भी अवेयरनेस आएगी, तो ये इसका फ़ायदा होगा। आगे एक छोटा सा पॉइंट दिया गया है कि केरल राज्य ने 16 कृषि वस्तुओं का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है और ये ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो पहला राज्य इंपॉर्टेंट हो जाता है, केरल राज्य एमएसपी तय करने वाला पहला राज्य बना है। वैसे एमएसपी केंद्र सरकार का विषय है और केंद्र सरकार ही एमएसपी तय करती है। केरल ने अभी इसके लिए 16 सब्जियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है। तो बेस प्राइस से ये 20% अधिक होगा, जो भी लागत आ रही है उससे 20% अधिक होगा। तो आज कम ही टॉपिक इंपॉर्टेंट थे, तो आज के इस डिस्कशन में इतने ही टॉपिक। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अगर कोई आपका सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।